हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे को मौलिक अधिकार मिले, नीति निर्देश तत्व कैसे होते हैं, किस तरीके से हमारे को नीति निर्देश तत्व जो है प्राप्त हुए हैं, और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर क्या अंतर है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस वीडियो के अंदर अधिकार क्या है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें होते हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम देखें आता है कर्तव्य क्या होता है। 1976 में 42 संविधान संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची को सम्मिलित कराया। अनुच्छेद 51A 10 मौलिक कर्तव्य थे, यानी कि उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के आधार पर वर्ष 2002 में 11 कर्तव्य जोड़ा गया है। यानी कि अब जो है वर्तमान के अंदर क्या है, हमारे मूल कर्तव्य कितने 11, पहले 10 थे। ठीक है, अब आता मौलिक अधिकार क्या होता है। संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। पहले हमारे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस समय वर्तमान के अंदर हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है और इनको भाग 3 के अंदर संकलित करा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकारों को कौन से भागों में रखा गया, भाग 3 के अंदर रखा गया। जिसमें पहला आता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। और सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। समझ गए बात को। तो ये भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची। अब आता है अधिकारों की घोषणा क्या होती है। 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अधिकारों की मांग उठाई गई थी। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की मांग को सूचीबद्ध किया था। संविधान में संपत्ति के अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से सूची हटा दी गई। मैंने बताया कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा अधिकार की मांग उठी, और जब हमारा संविधान बना तो क्या थे, एक 7 हमारे मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब आता है निवारक नजरबंदी क्या होती है। निवारक नजरबंदी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने कोई अपराध करा हो, पर इसके कुछ अपवाद भी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस शंका पर भी गिरफ्तार किया जाता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और उसे उस कार्य को रोकने के लिए उसे क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी कर दिया जाता है। या तो उसको जेल में डाल दिया है या उसको उसी घर के अंदर कैद कर दिया जाता है। ठीक है, अब आता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता और कल्याण लाने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा कई नियमों को संशोधन करा गया था। राजनीति के निर्देशनात्मक सिद्धांतों के तहत सरकार को इस तरीके से नीति निर्देश दिए गए जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन लागू करने के लिए कहा जा सकता था। तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे लागू किया जा सके। यानी कहने का मतलब यह है कि नीति निर्देश तत्व वह होते हैं जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं। समझ में आता है, सरकार द्वारा दिए जाते हैं, इनको नीति निर्देश तत्व कहा जाता है। जबकि मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो हमारे को क्या मिलते हैं, जो हमारे को संविधान से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक क्या, अगर हमने अधिकारों के बारे में पढ़ लिया, और हम इनके देखेंगे इनके मूल बिंदु क्या होते हैं, यानी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखो अब आता मूल बिंदु। मूल बिंदु में नंबर 1 आता अधिकार, अर्थ एवं महत्व। नंबर 2 आता अधिकारों का घोषणा पत्र। तीसरा आता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। चौथा आता समानता अधिकार। 5वां आता मौलिक अधिकार। छठा आता दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार। 7वां आता राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 8वां आता नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। 9वां आता नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध। और 10वां आता है नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अधिकार और महत्व होते क्या हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थिति होती है जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपने विकास नहीं कर सकता। अधिकार वे हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वह मांग करता है, और कानून द्वारा प्राप्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। ये पिछले साल भी आया है और अभी भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लो। अधिकार अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है।
ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, अब आता भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी स्वतंत्र नायक द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया था। 44 में संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा 44 द्वारा हटा दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 45 से 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी गई है तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 क्लाउज ए में प्राथमिक शिक्षा जो को भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार माना गया है और अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। ठीक है, समझ गए बात को। अब आता है समानता का अधिकार क्या होता है। वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकते हैं, इसे समानता का अधिकार कहते हैं। यहाँ पर भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति क्या है, बराबर है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं, वे संविधान में सूचीबद्ध होते हैं। इन को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इसकी गारंटी तथा सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी मूल या कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अब आता भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार निम्न प्रकार से। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 4 से 8 में आता है। स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 9 से 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में आता है और सार्वजनिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। समझ गए बात को। तो हम अब देखेंगे इनको। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने क्या करा, हमने अधिकारों के बारे के अंदर पढ़ लिया कि अधिकार किस प्रकार के होते हैं और वह किन के अनुच्छेद के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम समानता का अधिकार। ठीक है, देखते हैं हम समानता का अधिकार। देखो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 4 से 18 में आता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रावधान भी किए गए हैं कि अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 14 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति क्या बराबर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सार्वजनिक पदों पर जो नियुक्ति होगी यानी कि अफसर की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन को क्या नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 ये कहता है समाज में अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी छुआछूत जो भारत के अंदर फैली है इसका अंत होगा। और अनुच्छेद 18 ये कहता है कि जो उपाधियां हैं, ठीक है, उन पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि बिना सरकार की परमिशन के कोई अपने नाम के टाइटल इत्यादि नहीं लगा सकता। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में आता है। निवारण नजरबंदी का अधिकार भी आता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विशेष रूप से 6 बुनियादी स्वतंत्रता दी गई है। पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में घूमने या बसने की स्वतंत्रता और भारत के किसी भाग में कोई भी व्यापार, कारोबार इत्यादि करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आता आरोपी या अभियुक्त के अधिकार, यह आता अनुच्छेद 20 के अंदर। अनुच्छेद 20 अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। 44 संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 को आपात स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब आता है अनुच्छेद 21 क्या है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आर्टिकल 21 क्लाउज ए RTE 2022 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी इनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है,
अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक की विशेष मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। यानी अगर कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है तो वो अनुच्छेद 22 ये उसको यह अधिकार देता है कि उसको यह पता लगना चाहिए कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। जैसे अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव व्यापार, तस्करी और बलपूर्वक किसी को जबरन गिरफ्तार करना या बंधुआ मजदूरी कराना। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और क्या था, बेघर प्रथा काफी थी। जमींदार किसानों से काम कराते थे परंतु उनको मजदूरी नहीं देते थे और विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। इस पे रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि खदानों पे, कारखानों पे और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही होगी, बच्चे यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता, जैसे खदानों में काम करना या कारखानों इत्यादि में काम करना, इन पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जिसमें आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अपने अपने धर्म को मनाने, पालन करने एवं प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 ये कहता है संगठित इकाइयों के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाली संस्थाओं को आरोपित करने का अधिकार है। ठीक है, अब अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदायों की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 28 क्लाउज ये कहता है कि किसी भी सरकारी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में अनुच्छेद 29 क्या कहता है, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपने विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 ये कहता है इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान है। अब आता है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 32 कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 100% एग्जाम के अंदर पूछेगा और कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है। भारत के जो निर्माता थे, संविधान निर्माता थे संविधान के, उनका नाम था डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकारों को भारत का क्या कहा, हृदय और आत्मा कहा है। यानी अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष अधिकार जारी करता है, जिनको रिट कहा जाता है, और यह 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है, पहला आता बंदी प्रशस्तीकरण, दूसरा आता परमादेश, तीसरा आता है निषेध आदेश, चौथा आता अधिकार पुस्ता और पांचवा आता उत्प्रेरण। ठीक है, इस प्रकार के अधिकार आते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था, जब रंगभेद वाली सरकार हटाने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे में जूझ गया था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार हैं। पहला गरिमा का अधिकार, दूसरा निजता का अधिकार, तीसरा श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार, चौथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पांचवा है सुनिश्चित आवास का अधिकार यानी कि रहने का अधिकार, छठा कहता है स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सातवां कहता है बाल अधिकार, आठवां कहता है बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, नौवां कहता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, और 10वां कहता है सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा समुदाय का अधिकार। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या होते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तत्व होते हैं जो हमारे को राज्यों द्वारा दिए जाते हैं, जबकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, भारत के अंदर जन्म लेते साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए बात को। जो मौलिक अधिकार है, अगर सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को छीन रही है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करके हमारी रक्षा करेगा। लेकिन यदि राज्य क्या करता है, नीति निर्देश तत्वों को नहीं देता है, ठीक है, नीति निर्देश तत्वों के अंदर क्या आते हैं, स्वास्थ्य सुविधा हो गई, सड़कें हो गई, हॉस्पिटल हो गए, रोड वगैरह हो गए, ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अंदर आते हैं। यदि राज्य के नीति निर्देश तत्व राज्य हटा लेता है तो इसके लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देश तत्व होते हैं जो हमें राज्यों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि अगर कोई हमारे
मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या हमारे फंडामेंटल राइट्स को ले रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत या तत्व क्या होते हैं। ठीक है, देखो इस वीडियो के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और उनका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत होती है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत ही नीतिगत निर्देश राज्यों को दिए जाते हैं, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि इन्हें जिस सीमा तक उन्हें लागू करे, मतलब कोशिश करे कि जल्द से जल्द इनको लागू किया जा सके। अब आता प्रमुख नीति निर्देश तत्वों की सूची में 3 प्रमुख होते हैं। पहला, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तीसरा, वे नीतियां जिन्हें राज्यों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब आता है राज्य के मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची यानी अनुच्छेद 51 क्लाउज ए का समावेश किया गया था। इसके अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आप बोलोगे 11 है। पहला, संविधान का पालन करना, यानी हमें संविधान का पालन करना चाहिए। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए। ठीक है, आपने देखा है कि बच्चों जब भी राष्ट्रगान होता है तो हम क्या करते हैं, एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हमें अपने क्या करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। एक देश के एक भारतीय होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, अपने देश को स्वस्थ रखना चाहिए। ठीक है, और हेल्दी रखना चाहिए अपने देश को, और साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए, तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। समझिए बात को, और जो भी ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे अपने राष्ट्र ध्वज का तो खासतौर पर सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम चीजें पढ़ेंगे, देखो इस वीडियो के अंदर। दूसरा आता है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में समाये रखना और उनका पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जरूरत पड़ने पर भारत के लिए अपना बलिदान भी दे देना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। नागरिकों में भाईचारा होना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशीला परंपराओं के महत्व को समझें और उसे बनाए रखना चाहिए। पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद को बचाना चाहिए। ठीक है, और जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। स्वस्थ भारत अभियान बनाना चाहिए और हिंसा को दूर करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता या जो संरक्षक होते हैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे देनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब आता है नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर आना ही आना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध करती है, वहीं नीति निर्देश तत्व इसे कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरणा भी देती है। मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है, वही नीति निर्देश तत्व पूरे समाज के हितों की बात करता है। अब आता है नीति निर्देश तत्व एवं मौलिक अधिकार में अंतर क्या है। ये तो होता है इनमें आपस में संबंध। मौलिक अधिकारों को कानूनी सहायता प्राप्त है, परंतु नीति निर्देश तत्वों को कानूनी सहायता प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देश तत्वों के उल्लंघन पे आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और नीति निर्देशक तत्वों का संबंध समाज से होता है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देश तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। वो तो सरकार की मर्जी है, वो लागू करे या ना करे, हम सिर्फ सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देती है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि किस तरीके के नीति निर्देशक तत्व होते हैं और किस तरीके से मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है, और किस तरीके से संविधान क्या करता है, कार्य करता है, किस तरीके नीति निर्देशक तत्व होते हैं, किस तरीके से अधिकार होते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान में किस प्रकार से अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अधिकारों के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, समझ गए बात को। तो सही बच्चे इस वीडियो को बार बार देखो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमारे संविधान किस प्रकार के होते हैं, नीति निर्देशक तत्व कैसे होते हैं, मौलिक अधिकार क्या कैसे होते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर आएंगे।
कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत ही आते हैं, ठीक है, और रिटर्न के अंदर भी आएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं राकेश सर एक नए वीडियो के अंदर आपसे जल्दी जल्दी मिलूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट करके आप उससे मुझसे पूछ सकते हो और मैं जल्दी जल्दी आपको क्या करूंगा उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।